संचालक भी रहे हैं और वहाँ के साथ जो जो प्रेस एंड मीडिया जो है, जो वहाँ का जो मेन जो हेड है जो कि प्रकाशन उसकी व्यवस्था देखता है, तो उसके भी वो चेयरमैन रहे हैं। और साथ के साथ पंजाब सरकार द्वारा सर आपको शिरोमणि हिंदी साहित्य का सम्मान से भी अलंकृत किया गया था और सरकार द्वारा स्थापित भाषा समिति के सदस्य भी रहे हैं और 2017 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा आपको हिंदी सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में जैसे मैंने बताया कि प्रोफेसर एमरिटस भी रहे हैं और दूसरी और जो तकनीकी जो विभाग हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे भी सर ने अपना कार्य किया है और अपने आप में सबसे बड़ी जो बात है कि ये जो नई जो तालीम की जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसकी जो ड्राफ्टिंग की जो पॉलिसी थी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जो 2020 के द्वारा, तो उसके भी वो आप सर मेंबर रहे हैं। और जैसे इसमें आप सबको ये नजर आ वकील रहा होगा कि जी कि सर ने 30 से ऊपर किताबों भी लिखी हैं जिसमें कि 5 तो पोइट्री के ऊपर है और सबसे बड़ा जो अभी फोकस है सर का वो है 7 कंट्रीज के ऊपर जो हमारा जो हेरिटेज है और जो कल्चरल जो रिलीजियस हेरिटेज है उसके ऊपर कैसे हम लोग लेके आ सकते हैं। और साथ के साथ सर बहुत सारी बातें जो आपसे सीखने और के आपका लिए हम चैप्टर लोग के लिए तैयार हैं। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। आदरणीय कुलपति डॉक्टर राजकुमार जी, पंजाब विश्वविद्यालय के सहयोगी अध्यापकगण, मुझे डॉक्टर राजकुमार जी से हमेशा ही प्रेरणा मिलती रही है। वो जब भी पंजाब के बारे में, पंजाबियत के बारे में, पंजाबी भाषा के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में कहते हैं तो मुझे ये लगता है कि पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े परिदृश्य से जुड़कर अपनी यूनिवर्सिटी की एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। यह जो उनका मन की दृढ़ता, मन का संकल्प है, ये निश्चय ही पंजाब विश्वविद्यालय को अग्रणी विश्वविद्यालय बनाएगा। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और ये भी देखिए क्या संयोग है कि पंजाब विश्वविद्यालय में गांधी अध्ययन विभाग निरंतर पिछले कई दशकों से गांधी जी के चिंतन और उनकी विचारधारा का अध्ययन अपन जुटा हुआ है। आज एशिया के देश जो आधुनिक एशिया के इतिहास पर काम कर रहे हैं, उनके अध्ययन के केंद्र में महात्मा गांधी है। एशिया के देश अपने देश की संस्कृति को, विरासत को, चिंतन को, दर्शन को महात्मा गांधी की विचारधारा से जोड़कर कई महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंच रहे हैं। स्पीकर प्रोफेसर एलन जैसा विद्वान, से बेहतर बोला। उन्होंने 5 खंडों में एशिया के देशों का इतिहास लिखा। एक खंड उन्होंने भारत के ऊपर समर्पित किया और उस खंड में उन्होंने माना कि वर्तमान एशिया के देशों को जो प्रभावित करने वाली बहुत बड़ी शख्सियत है वह महात्मा गांधी है। और सबसे बड़ी बात जिसकी ओर ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा वो यह था कि महात्मा बुद्ध ने जब ये कहा अहिंसा परमो धर्मा, वो कहते ये एक सिद्धांत लगता था एशिया के देश, ये एक सिद्धांत की लगती थी, इसका व्यवहारिक पक्ष सामने नहीं आ रहा था। महात्मा गांधी के जीवन ने, महात्मा गांधी जी के संघर्ष ने, महात्मा गांधी जी की विचारधारा ने, उनका
रहन खान पान, ये जो उनका अपना एक गांधी जी का नाटक शास्त्र था। एशिया के देशों ने अहिंसा परमो धर्मा का व्यवहारिक रूप गांधी जी के विचारों में और गांधी जी के व्यक्तित्व के द्वारा समझा। एशिया के देश, एशिया के समाजशास्त्री अब ये मानते हैं कि एशिया के देशों का जो नया समाजशास्त्र है आधुनिक काल का, वर्तमान महात्मा गांधी के नैतिक दृष्टि से एशिया के देशों की रहनुमाई कर रहा है। यह एशिया का एक बहुत बड़ा सीधा साक्षात्कार महात्मा गांधी जी के साथ था। गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए जो प्रयत्न किए, उनके प्रयत्नों का प्रभाव एशिया के देशों के ऊपर बहुत गहरा पड़ने लगा। अफ्रीका उपमहाद्वीप के कई देशों में अपनी स्वतंत्रता के लिए ललक जाग उठी और बार बार उनके बड़े बड़े लेखकों का, साहित्यकारों का, समाज शास्त्रियों का अध्ययन आप देखिए। उनके अध्ययन के केंद्र में महात्मा गांधी का जीवन दर्शन है। उनके अध्ययन के केंद्र में महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय संस्कृति को, भारतीय धर्म को, भारतीय नैतिकता को, भारत की परंपराओं को, भाषाओं लेकर एक जो बहुत बड़ा स्वतंत्रता का संघर्ष प्रारंभ हुआ, एशिया के देश उसी संघर्ष के अनुगामी बने। वहां के समाजशास्त्री तो अब यहां तक मानते हैं कि एशिया के देशों में जो आधुनिक काल में जो सामाजिक परिवर्तन आए, उसके पीछे कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की सोच है। टॉल्स्टॉय कहा करते थे, को समझना है, अगर भारत को समझना है तो आधुनिक भारत को महात्मा गांधी के बिना पूरा विश्व नहीं जान सकता। गांधी जी पहले रोल मॉडल थे भारतीय संस्कृति के, जिनके मुखार बिंद से, जिनके कार्यों से पूरे का पूरा हिंदुस्तान विश्व के बड़े बड़े चिंतकों के चिंतन का हिस्सा बना। इसलिए बस 21वीं शताब्दी का जो सच था वह महात्मा गांधी के पास था। 21वीं शताब्दी का नैतिकता का जो प्रारूप था, मॉडल था, वो महात्मा गांधी के पास था। जनजीवन में सामाजिक और नैतिक क्रांति कैसे आ सकती है, यह नया समाज शास्त्र महात्मा गांधी विश्व के सामने रखते हैं। और इसीलिए एशिया के नवयुवक, एशिया के देश वो ये मानते रहे कि एशिया का अगर कोई 21वीं शताब्दी में आने वाली इस शताब्दी में कोई रोल मॉडल होगा तो वह महात्मा गांधी जी होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि गांधी जी की कुर्बानी, गांधी जी का चिंतन, गांधी जी की इच्छा शक्ति आज पूरे विश्व की अगुवाई कर सकती है। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि हमारा व्यक्ति कभी विश्व को प्रभावित करने के लिए भारतवर्ष में एक नई क्रांति का जन्मदाता हुआ। आप सब विद्वान हैं, पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया की बहुत चिंता बढ़ी कि आखिर अगर युद्ध के द्वारा ही विश्व ने बर्बाद होना है तो हमारी सारी क्रांतियां, जन कल्याण की योजनाएं, विकास की धाराएं अवरुद्ध हो जाएंगी। महात्मा गांधी 1905 के बाद एक नया ऐसा जीवन दर्शन देते हैं कि वह भारत की कायाकल्प तो उससे होता ही है, पर जितने यूरोप, अफ्रीका और एशिया के देश थे वे भी महात्मा गांधी की ओर देखने लगे। दोस्तों,
महात्मा गांधी की आत्म कथा ने विश्व का कायाकल्प कर दिया। 500 जो विश्व की बोलियां, डायलेक्ट्स, उसमें महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोग के अनुवाद हुए। और जो दूर दराज और यहां तक के जो जिन लोगों को अक्षर ज्ञान नहीं था, उन्होंने भी महात्मा गांधी की जीवनी, महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व को समझने के लिए सिर्फ इसलिए अक्षर ग्रहण किया, अक्षर ज्ञान, कि वो महात्मा गांधी जैसे बड़े विचारक, बड़े बड़े संस्कृति वेता की बातों को समझ सके। महात्मा गांधी के साहित्य ने पूरे सोए हुए विश्व को जगा दिया। और आइंस्टाइन कहता है कि महात्मा गांधी आधुनिक काल के पुनर्जागरण के एक ऐसे मसीहा हैं जो सभी विचारधाराओं वाले लोगों को प्रभावित करते हैं। ये जो सभी विचारधाराओं वाले लोग हैं, वो बड़े अपने निश्चय पर दृढ़ थे। वह अपनी धारा के साथ बिल्कुल परिपक्व रूप से जुड़े हुए थे। कोई उनके पास गुंजाइश नहीं थी। पर महात्मा गांधी उनके चिंतन में हाशिए पर नहीं रहे। उनके चिंतन की मुख्य ध्वनियों का हिस्सा महात्मा गांधी बने। और इसीलिए जो आधुनिक विश्व का इतिहास, चाहे वो रूस के लोगों ने लिखा हो, चाहे अमेरिका के लोगों ने लिखा हो, चाहे ने लिखा हो, आप आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़कर देखिए कि उस आधुनिक विश्व के इतिहास में जिन बड़ी बड़ी हस्तियों के ऊपर विचार किया गया है, महात्मा गांधी जी अग्रगण्य रूप में उभर कर विश्व के इतिहास में आते हैं। गांधी जी भारत थे। भारत गांधी जी के नाम से आधुनिक भारत जाना जाता है। मैक्स मूलर ने भी कहा कि गांधी को आकर हम भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन पर पुनर्विचार नहीं कर सकते। यह जो गांधी जी का एक अमर प्रभाव है, वह भारत की शताब्दियों की संस्कृति को विश्व के सामने लेकर जाता है। कई रूपों में महात्मा गांधी जी ने प्रभावित किया। देश की आजादी का इतिहास आप सब जानते हैं कि गांधी जी के बिना राष्ट्र की स्वतंत्रता आंदोलन को नहीं समझा सकता। महात्मा गांधी की चिंतन को छोड़कर भारतीय वांग्मय के प्रति हम सुचेत नहीं बन सकते। महात्मा गांधी जी की नीतियों को छोड़कर हम भारत के आर्थिक विकास को नहीं समझ सकते। और एशिया के देश आज भी मानते हैं कि एशिया के देशों का जो पिछड़ेपन को आगे लाने का मॉडल था, उसके ऊपर सही महात्मा गांधी ने रखा। द पुअर इकोनॉमिक्स के लेखक जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, उन्होंने माना कि विकास कर रहे जो देश हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी जो विकास धारा है, वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के रास्ते से जाकर जुड़ती है। और ये रास्ता क्या था? ग्रामीण का पूरा आर्थिक ढांचा बदलने, बातें देखने में छोड़ती है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देखिए, चरखे ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। टैगोर, महाकवि टैगोर कहा करते थे कि चरखे के ऊपर काता गया महात्मा गांधी का सूत्र, महात्मा गांधी का धागा, उस कच्चे धागे ने पूरे विश्व की आर्थिकता को एक नया रास्ता दिखाया। महात्मा गांधी ने लघु कुटीर उद्योग एक मॉडल, ठीक है, आज
हम मशीनी युग में हैं, बड़े बड़े अन्य सिद्धांत उद्योग के हमारे पास हैं, पर जरा जड़ें देखिए, वो जड़ें सारी की सारी जड़ें महात्मा गांधी के चिंतन से निकली। गांव का पूरा ढांचा, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो ग्रामोद्योग का हो, और चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझने का हो, वह महात्मा गांधी की एक आलोक पर्व है। और इस आलोक पर्व में जब हमारे समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, संस्कृति वेता काम करते हैं, तो उन्हें लगता है कि भारत का प्राचीन जो भारत की संपदा है, जो ज्ञान संपदा है, जो हमारे आविष्कारों की संपदा है, हमारी जीवन शैली है, उसमें महात्मा गांधी ने उनका नवीकरण किया। और ये जो नवीकरण था, इस नवीकरण ने एशिया की नुहार बदल कर रख दी। एशिया के चिंतक भारतीय संस्कृति से जुड़े। इसलिए मुझे डॉक्टर राधा कृष्णन को उद्धृत करते हुए बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा कि पूरा का पूरा जो हमारा राजनीतिक ढांचा है, ये जो पूरा का पूरा हमारी हमारा भाषक संसार है, इसे समझने के लिए गांधी सोच का सहारा लेना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने खुलकर कहा था, जो स्वदेशीपन है, उसके बारे में जो उन्होंने डायलॉग लोगों के सामने रखा, तो आज तो हम चिंता करते हैं कि अपने लोकल कल्चर की। आज हम विश्वीकरण के दौर में अपनी निजी पहचान के लिए अपने कारीगरों को, अपनी ज्ञान संपदा को बचाने की बात करते हैं। महात्मा ने बहुत पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारा ध्यान स्वदेश की ओर लौटाने की कोशिश की थी। टैगोर ने कहा कि महात्मा गांधी जी केवल गीता ज्ञान नहीं देते, महात्मा गांधी राष्ट्र ज्ञान भी उत्थान का हमें देते हैं। ये जो राष्ट्रीय उत्थान की परिभाषा थी, वो महात्मा गांधी ने अपने आर्थिक, अपने राजनीतिक और अपने शासन के माध्यम से, नई एक नैतिक शक्ति के माध्यम से, और नए जो उनका मौन और जो उनका सत्याग्रह था, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा कि विश्व युद्ध की जरूरत नहीं, समाज और व्यक्ति के रिश्ते को ठीक करने की जरूरत है। इसलिए पहले विश्व युद्ध से लेकर दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक 1950 तक 50 सालों का साहित्य, अमेरिका के देशों का साहित्य, भारतीय साहित्य देखे, उसमें अगर कोई एक नायक उभरता है अपनी गुणवत्ता के साथ, वो महात्मा गांधी हैं। बड़े बड़े देशों का कोई बड़ा ऐसा साहित्यकार नहीं जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गांधी जी के जीवन दर्शन को अपनी कृतियों का हिस्सा ना बनाया हो। और यहां तक कि अफ्रीका का साहित्य पढ़िए, पिछले 50 वर्षों का साहित्य देखिए, वहां एक ही महानायक साहित्य में, संस्कृति में उभर कर सामने आता है, वह महात्मा गांधी हैं। तो महात्मा गांधी आज भी कहीं नहीं गए। ठीक है, भौतिक रूप से, देह रूप में वो हमारे सामने नहीं। महात्मा गांधी कभी हमारी राष्ट्रीय संस्कृति से अलग नहीं जाएंगे। आज जब भी एशिया के देश अनेक संकटों में घिरते हैं, तो कौन याद आता है? सिर्फ 30 जनवरी को नहीं, पूरे जितने वर्ष हमने महात्मा गांधी के साथ गुजारे, और जितने वर्ष महात्मा गांधी का चिंतन हमें आशीर्वाद देता रहेगा, महात्मा गांधी की एक ऐसी आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा कि हम भारत को
विश्व को, एशिया के देशों को समझने में समर्थ बनेंगे। के साथ महात्मा गांधी जी का बड़ा गहरा रिश्ता था। अभी डॉक्टर मुनीर जी ने कुछ संकेत किया, आप देखिए। मैं दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। जलियांवाला बाग का कांड हुआ, महात्मा गांधी कई दिनों तक अमृतसर में रहे। अमृतसर की हर गली में वो गए, अमृतसर के हर व्यक्ति से वो मिले और हर व्यक्ति का दुख दर्द और प्रति उसकी दृष्टि को उन्होंने समझा। और उसके बाद वे जलियांवाले बाग में जो इतनी बड़ी हत्याएं हुई, उनके परिवारों से मिले, उनके बच्चों से मिले और महात्मा गांधी ने उनकी पीड़ा को समझा। और समझने के बाद आप देखिए, आप तो विद्वान हैं कि 1919 के बाद महात्मा गांधी अमृतसर में जाने के बाद आंदोलन का एक नया रुख बदल देते हैं और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अब समय बहुत निकट आ गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य को यहां से जाना होगा। और इन्हीं बीच आप देखिए, 1919 से लेकर 1947 तक महात्मा गांधी जी की व्याख्याएं देखिए, उनके व्याख्यान सुनिए, उनकी पत्रकारिता देखिए। यंग इंडिया के संपादकीय वे बार बार पंजाब का जिक्र करते हैं, पंजाब की चिंतन धारा का जिक्र करते हैं, पंजाब के इतिहास का जिक्र करते हैं, पंजाबियों की जिजीविषा का उल्लेख करते हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि डॉक्टर मनीष गांधी चिंतन के विचारक हैं कि एक काम ऐसा भी होना चाहिए कि गांधी जी के चिंतन को पंजाबियों की कुर्बानियों ने, पंजाबियत ने, पंजाब के इतिहास ने कैसे प्रभावित किया और 1919 से लेकर 1947 तक जो गांधी जी का वांग्मय है, उसमें किस प्रकार उनका चिंतन, उनका मनन किस प्रकार एक नई दिशा ग्रहण करता है पंजाब के साथ। ये बहुत बड़ा रिश्ता महात्मा गांधी का था। एक बात मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं, गांधी जी का आश्रम संकल्प बहुत महत्वपूर्ण। हम सब जानते हैं कि गांधी जी ने जो आश्रम बनाया वह आजादी का केंद्र बना। महात्मा गांधी जी के उस आश्रम से स्वतंत्रता की कई चिंगारियां निकली और ये जो आश्रम संकल्प था पूरे भारतवर्ष में एक नई जागृति लेकर आता है। पंजाब में आप देखिए, गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी पंजाबी के लेखक, बहुत बड़े चिंतक, और उन्होंने प्रीत लड़ी पत्रिका निकाली और उनके नाम के साथ जुड़ गया गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी। उन्होंने लाहौर और अमृतसर के बीच एक आश्रम बनाया, उसका नाम प्रीत नगर रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रीत नगर आए, उन्होंने प्रीत नगर देखा कि कॉमन किचन है, कितने रंगकर्मी, कितने साहित्यकार, कितने राजनीतिज्ञ वह जुड़े हुए हैं प्रीत नगर के साथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि महात्मा गांधी की सोच आश्रम के रूप में पंजाब में विकसित होती हुई दिखाई देती है। ये जो आश्रम संकल्प है एशिया के देशों तक गया। भारत का नई चिंतन चली, उस चिंतन के निष्कर्ष देखिए। दलितों के प्रति, उन उन जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो जाति पाति रंग और नस्ल के भेद को सह रहे हैं, गांधी जी के
आश्रम संकल्प ने भारत में उसे न्यूनतम करने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। गांधी जी का दलित चिंतन, गांधी का उन लोगों के प्रति जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके गांधी जी का जीवन दर्शन देखिए। ये पूरे का पूरा जो 20 साल है, 2 विश्व युद्धों के बीच, गांधी जी इस देश को और बारीकी से समझते हैं। अफ्रीका से लौटे, पूरे भारतवर्ष का दौरा किया और धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोप का मोह त्यागते गए और अंत में क्या कि बिल्कुल सन्यासियों वाला रूप, महात्मा वाला रूप, एक चिंतक वाला रूप, एक समाज सुधारक का रूप गांधी जी के व्यक्तित्व में झलकने लगा। लंगोटी आ गई, कम वस्त्र उनके जिस्म के ऊपर रहे। ब्रिटिश के एक पत्रकार ने पूछा, गांधी जी ये क्या है? गांधी जी ने कहा कि मैं अब सच्चा ग्रामीण हिंदुस्तानी बन गया हूं, मुझे हिंदुस्तान का दर्द समझ में आता है। गांधी जी ने उसी समय कहा, पूरी दुनिया बता दो कि गांधी को अंग्रेजी नहीं आती, वह गुजराती जानता है, वह भारतीय भाषाओं से प्यार करता है। और गांधी जी ने कहा कि जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, गांधी उसका भक्त है, अंग्रेजी जबान से मुझे कुछ नहीं लेना देना। ये थे महात्मा गांधी, जिन्होंने पूरे विश्व को एक भारतीयता की पहचान के बिंदु उनके सामने रखे। ये थी गांधी चिंतन की गुणवत्ता। और इस गुणवत्ता में आप ये कि आज जो सर्वधर्म का संकल्प है, आज जो गांधी दर्शन दुनिया को प्रभावित कर रहा है, आप दुनिया का कोई ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय नहीं जिसमें महात्मा गांधी का चिंतन, महात्मा गांधी का दर्शन, महात्मा गांधी का संघर्ष, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी के ऊपर व्याख्यान ना होते हो, पाठ्यक्रम का हिस्सा ना हो, और वो बार बार दुनिया के इतिहास, विश्व के इतिहासकार ये मानते हैं कि अगर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 21वीं शताब्दी के उन बड़े दार्शनिकों को पहचान करनी है जिन्होंने विश्व के ऊपर चिंतन के ऊपर अपने हस्ताक्षर किए, तो कहते हैं कि महात्मा गांधी बहुत प्राथमिकता के साथ उनको संवरण किया जाएगा। पुण्यतिथि आती है, उनका जन्मदिन आता है, पर आप देखिए कि महात्मा गांधी आज विश्व चिंतन धारा किससे पूरे विश्व को प्रभावित कर रहे हैं। और यहां तक आप विद्वान हैं, यूएनओ का जितनी नया नया कुछ चिंतन मनन हो रहा है, उस सारे चिंतन मनन में अगर भारत की जो एक चिंतन दृष्टि है, अगर उसमें उस चिंतन दृष्टि को संयुक्त राष्ट्र संघ रेखांकित करता है, तो उसके पीछे जो शक्ति है वो महात्मा गांधी की विचारधारा की शक्ति है। ये जो अहिंसा के ऊपर विचार किया जा रहा है, काका अपने अहिंसा धर्म वाली पुस्तक में लिखा कि अहिंसा मेरे लिए महात्मा गांधी है, अहिंसा मेरे लिए गांधी जी के वचन है। और फिर काका कलेलकर लिखते हैं कि अहिंसा का जो दर्शन आज विश्व अपना रहा है, वह वास्तव में गांधी जी को ही अपने अंग संग रखकर अपनी समस्याओं के प्रति सचेत हो रहा है। ये है महात्मा गांधी के जिन्होंने अपने चारों, अपनी कथनी और करनी से, अपने व्यवहार से, अपने चिंतन से, और इसीलिए बर्टन रसल ने एक जगह लिखा था कि महात्मा गांधी का एक एक कदम दोस्तों यूरोप की ओर बढ़ रहा है। ये है महात्मा गांधी।
यह है महात्मा गांधी के चिंतन की प्रासंगिकता, उनकी सार्थकता। और मुझे तो लगता है कि विश्वीकरण के दौर में अगर भारत की कोई अलग पहचान बनेगी राष्ट्रीय संस्कृति में, तो वो महात्मा गांधी के जीवन आदर्शों से जुड़ी। ये महात्मा गांधी को अपनी स्मृति में लाने का अर्थ है पिछली 2 शताब्दियों के चिंतन पर पुनर्विचार करना, आधुनिक भारत के संघर्ष, स्वतंत्रता आंदोलन की गाथा पर पुनर्विचार करना। और इसीलिए आज पूरा विश्व, भारत, एशिया के देश महात्मा गांधी के चिंतन से जुड़कर अपने भविष्य के प्रति जागरूक है। और एक बात, अंतिम बात ये कि एशिया के देशों के डॉक्टर साहब पाठ्यक्रम देखिए, आपको पता होगा कि छोटी कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में महात्मा गांधी की बच्चों को जीवनी पढ़ाई जाती है। महात्मा गांधी के पाठ उनकी स्कूलों की पुस्तकों में लगे हुए हैं। और युवा पीढ़ी, भावी पीढ़ी, आने वाली जो विश्व की होगी, वो महात्मा गांधी के विचारों के साथ जवानी में पांव रखेगी। फिर आप देख महात्मा गांधी और भारत किस तरह से विश्व गुरु का दर्जा ग्रहण करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. आपने Thank you. बहुत अच्छी-अच्छी बातें, और जिस हिसाब से हम जो चाह रहे थे आपसे कुछ एक चीज़ें जो मैंने भी थोड़ी बहुत पढ़ी हैं गांधी जी के बारे में, कि गांधी जी का पंजाब के साथ जो लगाव था और जो एक जुड़ाव था, वो अपने आप में देखने वाली बात है कि जैसे कि अभी सिर्फ हमने 1919 का जो रेफरेंस है उसको टेक अप किया, बट 1930 में भी जब गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह जब आंदोलन शुरू किया था, जो धरसाना डिपो पे जब पहला जो जत्था जो गया था, वो पंजाब से अमृतसर से गया था निहंगों का, जिनके के सिरों पर लाठियां मारी गई थी जब वो उन्होंने उस पे डिपो पे जब धरना दिया था। तो पंजाब के साथ गांधी का जो लगाव है और जो जुड़ाव है, वो अपने आप में एक, आपकी बात सही है कि बहुत सारी उसमें रिसर्च होने की जरूरत है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि गांधी ने बहुत लोगों को रिक्वेस्ट की कि हमें बहुत सारी चीजें जो है पूरे पंजाब से सीखनी पड़ेंगी, और वो पंजाब सिर्फ केवल एक पंजाब ये नहीं था, और जिसमें कि पूरा का पूरा पाकिस्तान भी आता था, और दूसरी जो जगह थी वो भी आती थी। तो अपने आप में एक बहुत अच्छा आपने रेफरेंस दिया है कि हम लोग अगर चाहें तो इस पे और हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने रिसर्च स्कॉलर्स को भी जो भी सुन रहे हैं कि भी हम इस पे और भी आगे रिसर्च कर सकते हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि जिस हिसाब से हमारे पास बहुत सारे जो लोग और भी दूसरी जगह से जुड़े हैं, जैसे शिमला से भी हैं, अभी अंबाला से भी कुछ लोग जुड़े हैं, आशुतोष अंगिरस जी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि इस माध्यम से हमें जुड़ने की कोशिश की है। और शायद एक ऑनलाइन वेबिनार्स का और ऑनलाइन ये जो पोर्टल है उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम अपनी जगह पर जहाँ पे भी बैठे हैं, तो हम सभी इकट्ठे बैठकर इन चीजों को सुन सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं देख सकता हूँ कि मानू जटाना जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि हमारे एल्यूमिनी एसोसिएशन के एक मेंबर हैं। तो ना ज्यादा कुछ कहते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर संजीव शर्मा जी को कि वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें हम सब की तरफ से। ओवर टू Please. Thank you. जी जी। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sir, I feel humbled to have been assigned the pleasant duty of expressing my gratitude to all who have joined us in observing the Martyrdom Day of the Mahatma Gandhi and other freedom fighters who sacrificed their lives so that we could enjoy the freedom. My Vice Chancellor, Professor Rajkumar ji, has always been very benevolent and motivating us to excel. His mantra for success is always work together so that we can achieve anything. So this webinar, sir, is in line with his command of working in tandem. So we owe him a gratitude for permitting us to organize such events. Professor Harminder Singh Ji Bedi has brilliantly highlighted the seminal contributions of Mahatma. His deep insights into the multifaceted personality of Mahatma Gandhi is a treatise in itself. We at Punjab University are honored by his expository discourse, sir. Sir, in Spain, from 1964 onwards, 30th January is celebrated as the National School Day for Non-Violence and Peace.
So that shows that the footprints of Mahatma is not only in India but globally. So we once again congratulate him for being conferred with the Padam Shri. So our salutation, sir, to you. Dr. Manish Sharma is stewarding the Department of Gandhian and Peace Studies brilliantly. It is always an honor to work with Manish ji and his team. The Office of Dean Alumni and the staff is very meticulous in organizing activities on regular basis in a proactive manner. So we thank whole team of the PU Alumni Relations. Senior faculty have blessed us by their benign presence, so we acknowledge their presence here. Sir, on this solemn occasion and as a befitting tribute, let's close the event with the national anthem. So may I request all to please rise for the national anthem, please. जय गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Everybody, thanks. With your permission, sir, now can I close this meeting, please? Yes, sir, you may please. Please. Thank you so much Thank you, once sir. again. Thank you, sir. Thank you.